स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4। फ्रेंड्स, ये चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी पार्ट में मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, सबसे पहले है अक्षमता शिष्टाचार। फ्रेंड्स, अक्षमता शिष्टाचार का मतलब होता है जो अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं या फिर अक्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह अक्षमता शिष्टाचार में सिखाए जाते हैं। तो इसमें ये सारे लिखे हुए, अब हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें है उचित शब्द का चयन। फ्रेंड्स, अगर हम अक्षमता वाले किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए, हमें उचित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उसे जैसे कि हमें उस व्यक्ति को यह नहीं बोलना चाहिए कि वह लंगड़ा है, हमें उसकी जगह उस व्यक्ति को यह बोल सकते हैं कि यह अक्षम है, अपने पैरों से अक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब देखिए, हाथ मिलाना। फ्रेंड्स, हाथ मिलाना, हम अगर किसी अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास आंखें नहीं हैं, तो फ्रेंड्स उसके पास जाके हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें हाथ मिलाना चाहिए। हम अगर ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास आंखें नहीं है, वह ब्लाइंड है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके पास जाकर क्या करना चाहिए, उनसे हाथ मिलाना चाहिए, जिससे उन्हें यह अनुभव हो जाए कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सहायक की सहायता के बिना मिलना। हमें जो भी व्यक्ति अक्षमता की वजह से पीड़ित है, उस व्यक्ति के पास हमें सहायक के बिना जाना चाहिए। अगर हम किसी सहायक के साथ जाएंगे तो उसे इस बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर यह कमी है जिसकी वजह से यह अपने साथ सहायक को लेके आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सहायक की सहायता के बिना ही उससे मिलना चाहिए। अब अगला है ध्यान पूर्वक संपर्क में आना। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक उस व्यक्ति के संपर्क में आना चाहिए। हमें जिस व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं उसके संपर्क में आना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, उससे क्लोज होना चाहिए, उसके संपर्क में आना चाहिए। अब अगला है अपनी पहचान तथा साथ में आए दूसरे व्यक्ति की पहचान करवाना। हम अगर किसी नेत्रहीन के पास जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी पहचान देनी चाहिए, अपना नाम बताना चाहिए, और साथ में आए हुए अगर हमारे साथ कोई भी व्यक्ति है तो हमें उसका भी नाम बताना चाहिए। उस व्यक्ति की पहचान उस नेत्रहीन व्यक्ति से करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है समान महत्व देना। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अगर अक्षमता है उस व्यक्ति के अंदर, तो हमें उस व्यक्ति को यह अनुभव नहीं करवाना चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी है। हमें उसे भी वही दर्जा देना चाहिए जो हम एक सामान्य व्यक्ति को देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य व्यक्ति को देते हैं उसी प्रकार का दर्जा देना चाहिए, उसी प्रकार से उसका सम्मान करना चाहिए। अगला है दया का भाव प्रकट न करना। हम अगर अक्षमता वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उसके सामने हमें क्या नहीं करना चाहिए, दया का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें ऐसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए या फिर यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम उन पर दया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है व्हील चेयर पर न झुकना। अगर कोई व्यक्ति पैरों से अक्षम है तो हमें उसकी जो व्हील चेयर होती है फ्रेंड्स, व्हील चेयर, उस पर हमें नहीं झुकना चाहिए जिससे वह गिर सकता है। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब है जब तक अक्षम व्यक्ति आपकी सहायता स्वीकार न करे तब तक प्रतीक्षा करें। फ्रेंड्स, जब तक जो अक्षम व्यक्ति है आपकी सहायता नहीं मांगता है, जब तक अक्षम व्यक्ति आपकी सहायता नहीं मांगता है, जब तक हमें रुकना चाहिए। अगर वह आपकी सहायता मांगता है तो आपको दे देनी चाहिए, पर हमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम उन्हें सहायता दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक वह आपकी सहायता स्वीकार न करे, जब तक वह आपकी सहायता को न लेना चाहता हो, जब तक हमें नहीं देनी चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए उचित समय की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीति। ठीक है फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले है स्वास्थ्य जांच। फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर हम उनके शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें उनकी स्वास्थ्य जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें किस प्रकार की समस्या है। इसके अनुरूप हम उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आएगा। अब देखिए, बच्चों के पूर्व अनुभव को जानना। फ्रेंड्स,
यह भी एक महत्वपूर्ण है कि बच्चों का जो पूर्व अनुभव है उसकी जांच करें। अगर हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो उस समय हमें उस बच्चे का जो अक्षमता से पीड़ित है, अक्षम है, दिव्यांग जो बच्चा है, उसके अनुभव को जान लेना चाहिए कि उसने अपने जो अनुभव में पूर्व अनुभव, जो उसका पूर्व जो अनुभव है उसमें उसने क्या किया, जिसकी मदद से हम उनके लिए शारीरिक क्रियाएं, एक बहुत ही अच्छी शारीरिक क्रियाएं निर्धारण कर सकते हैं। अगला है रुचि। फ्रेंड्स, जो दिव्यांग जो बच्चा है जिसके लिए हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं, उसकी रुचि का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से वह अपने शारीरिक क्रियाओं को अच्छे ढंग से कर सके रुचि के साथ। अगला है क्षमता। हमें दिव्यांग व्यक्ति की जिसके लिए हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं उसकी क्षमता की जांच कर लेनी चाहिए कि वह किस कार्य को करने में कितना सक्षम है, जिसके दौरान हम उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर सके, जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो शारीरिक क्रियाएं करने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो सकता है इसमें। अगला है रूपांतरित उपकरण। फ्रेंड्स, रूपांतरित उपकरण, जब हम दिव्यांग बच्चे के उपकरणों का निर्धारण करते हैं तो हमें उनके जो क्षमता है उसको जांच लेना चाहिए कि वह उनके लिए जो उपकरण हम निर्धारित कर रहे हैं वह सही भी है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ना हो तो हमें उनको बदल देना चाहिए। अगला है रूपांतरित नियम। फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो नियम तय किए जा रहे हैं, उनका जो रूपांतरण किया जा रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो नियम तय किए जा रहे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि वह उनके क्षमता के अनुसार है या नहीं है। अगला देखिए अनुदेश। फ्रेंड्स, हम जो अनुदेश देते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, तो उनके अनुदेश उनके अनुसार होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को अगर कोई अनुदेश दे रहे हैं तो हमें उन्हें लिखे हुए न देकर उन्हें सुनने वाले अनुदेश देने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए साधारण से मुश्किल। फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए हम जब शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या करें, पहले साधारण से शुरू करें उनकी शारीरिक क्रियाएं, फिर हम मुश्किल पर जाएं, ना कि मुश्किल से शुरू करें, जिससे उन्हें आसानी रहेगी। अगला सभी अंगों का उपयोग। जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं तो उनके सभी अंगों का प्रयोग हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। उनके जो अंग है उनका शारीरिक क्रिया करते समय उनके सभी अंगों का प्रयोग हो, यह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे उन्हें मदद भी मिल सकती है।